इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज सहारनपुर भी जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी और भी रैलियां है। उत्तर प्रदेश में जो 2027 का चुनाव है उसको लेकर ख़ास तैयारी है। असदुद्दीन साहब, मैं देख रहा हूं कि नजीबाबाद भी आप गए, सहारनपुर, मुरादाबाद, पश्चिमी यूपी में आपके दौरे ज़्यादा है। क्या तैयारी 2027 को लेकर आपकी? नहीं, हमारे से ज़्यादा, हमारे जाने से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं जनाब शौकत अली साहब और जो वेस्टर्न यूपी के हमारे इंचार्ज हैं, ज़िम्मेदार हैं मेहताब साहब, ये लोग तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जा रहे हैं, मगर ये लोग तो पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा लगे हुए हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उन लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, चल भी रही है। तो हम अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो करने के लिए आज सहारनपुर में हमारा जनसभा है, उसमें जा रहे हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद मुरादाबाद में है। तो कोशिश यही है कि हम जाते रहें, पार्टी को एक्टिवेट करें और आवाम और जनता के दरमियान में रहकर हमारी बात को पहुंचाएं। 27 में क्योंकि लोगों की नज़रें हैं, अब बिहार में भी आपने चुनाव लड़ा था, पहले 22 में भी आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। अब 27 में कितनी सीटों पर आप सोच रहे हैं कि आप वो चुनाव लड़ने वाले हैं? कई पार्टियां परेशान हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी, कि भाई आप आ रहे हैं फिर बीजेपी से सीधा मुकाबला किस तरह से, बहुत सारी बातें हैं। कि परेशानी क्यों हो रही है? हमने बिहार के चुनाव से पहले भी हमारे अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब ने ये प्रपोज़ल दिया था, बल्कि लिख कर दिया था कि आप हमसे अलायंस कर लीजिए। बल्कि उन्होंने कहा था कि हमको आप सिर्फ 6 सीट दीजिए। आप राज़ी नहीं हुए, बल्कि अख्तर उल इमान साहब ने तो बड़ी दरियादिली का मुज़ाहरा किया कि उस पार्टी को उन्होंने लिख कर दिया जिसने हमारे 4 एमएलए हमसे छीन लिए थे। आप नहीं सुने तो हम अपना चुनाव लड़े वहाँ पर। और फिर उत्तर प्रदेश में भी मैं खुद कहा हूँ कि भाई आप अगर बीजेपी को रोकना चाह रहे हैं तो अलायंस कर लीजिए हमसे, हम तैयार हैं अलायंस करने के लिए, चलिए मिल के रोकते हैं बीजेपी को। अब देखिए वो क्या करते हैं। मगर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो चुनाव लड़ना है ना, हम तो कोई एनजीओ थोड़ी हैं कि किसी बड़े होटल में जाकर या सेमिनार हम जाकर पेपर दे दें और ये बता दें। ऐसा तो नहीं है। सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे पार्टी के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, रात और दिन का चैन अपना ख़त्म करके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम कैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे? कितनी हिस्सेदारी चाहिए आपको? कुछ बताना भी तो पड़ेगा कि भाई 403 सीटों में से ये हिस्सेदारी एमआईएम की है। ये सवाल का जवाब तो कोई टीवी प्लेटफॉर्म पर अवामी तौर पर तो नहीं देते कोई भी। अगर कोई तैयार है हम बात करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि बीजेपी को रोका जाए, दोबारा सत्ता ना बने, उनकी इख्तिदार पे ना आए। अब देखिए क्या होता है। वो तो पूछा जाता रहा है अखिलेश यादव से, 24 में पूछा गया, आप लोग तब भी चुनाव लड़ रहे थे। मना कर देते हैं, उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों को कहा जाता है ये वोट काट देंगे मुसलमानों की, और तमाम तरह की बातें कही जाती है। कि अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में अपने पार्टी के कई सांसद को बिहार में आरजेडी अलायंस की सपोर्ट में उतारा और ख़ास तौर से हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने 2 या 3 मुस्लिम सांसद को लगा दिया। नतीजा क्या निकला? जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ वहाँ इनके कैंडिडेट्स हारे हैं। ये आप रोइए मत बाद में, चुनाव के बाद। हम तो कह रहे हैं कि वक्त है, उनसे नहीं बल्कि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उनको सोचना चाहिए। और किसी से भी इरादा रखते हैं? क्योंकि खबरें आती है बीच बीच में कि भाई मायावती जी के साथ भी कुछ हो सकता है, चंद्रशेखर आपके मित्र भी हैं, उनके साथ भी कोई बातचीत हो सकती है, ये तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं। खबरें आती हैं। अब हर कोई इस तरह खबर है तो मैं कैसे उसकी तस्दीक कर दूं? ये तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी ना। तब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ होगा तो यकीनन इसको आप लोगों को इत्तला की जाएगी, आपको बताया जाएगा, आपको खुद मालूम हो जाएगा। तो अभी तक तो सब कुछ भी नहीं है। जय भीम का नारा तो लगता है, और वो तो हम शुरू से दे रहे हैं। महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में हम उस कोशिश कर रहे हैं कि ख़ास तौर से जो पीड़ित समाज है वो मिलकर हम लोग अपनी सियासी लड़ाई लड़ें।
क्योंकि उनके भी तकालीफ एक हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनकी भी सियासी लीडरशिप को ज़रूरत है। कई मसले मसाइल हैं, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, और आए दिन हम देखते हैं कि दलितों पर जुल्म होता है। अब तो उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट पर भी जुल्म हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं। कल गए थे वहीं पर जहां आप जा रहे, शामली में आए थे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आप पास में ही सहारनपुर जा रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि पहले तो सिर्फ जिन्ना की बात होती थी, जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वो गन्ना बेल्ट है, हम विकास और इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। हमको क्या करना है जिन्ना से? हम तो जिन्ना के पैगाम को ठुकराए थे। देखिए, 2 नेशन का जो नारा दिया गया था वो तो हिंदू महासभा सावरकर ने किया, फिर जिन्ना ने किया, तो हम दोनों को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा सर, यहीं से बात आगे बढ़ रही है, और मुल्क के जो इस वक्त जिस तरह से अलग अलग जगहों पर ख़बरें आ रही हैं, मस्जिद को लेकर, मज़ारों को लेकर, राजस्थान से लेकर, और सहारनपुर में भी एक मस्जिद का इशू है, कलेक्ट्रेट, ये तमाम चीज़ें। और संभल में हम एक हफ़्ते में कई बार ऐसा देखते हैं जब बुलडोज़र चलाया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से बने थे, कई साल पुरानी मस्जिदें भी कई बार बुलडोज़र चल रहा है। इन चीज़ों पर कैसे चीज़ें? बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट क़ानून बनाया था, हमारी डिसेंट रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, 120 सफ़ात पर मुश्तमिल है। हमने कहा था कि ये क़ानून ला रहे हैं मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, ईदगाह की ज़मीनों को ख़त्म करने के लिए। वही हो रहा है। और फिर हमारे ख़िलाफ़ ये कहा गया था नहीं, ये ओवैसी झूठ बोल रहा है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र है और रहेगा, नया वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा। तो किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को शहीद कर दिया गया? राजस्थान बाड़मेर में, वहाँ पर आप नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हैं तो सिर्फ आपको एक ही मदरसा नज़र आता है मुसलमानों का, एक ही मस्जिद नज़र आती है आपको, और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसको आप वायलेट करके आप तोड़ते हैं। मदरसों को आप उत्तराखंड में बंद कर दे रहे हैं, उन मदरसों को जो सरकार से कोई लेना देना है ही नहीं, ना वो एड लेते हैं, ना उनके पास जाते हैं कि हमारी डिग्री को रिकग्नाइज करो। भारत के संविधान में आर्टिकल 30 किस लिए बनाया गया है? तो ये एक मंसूबाबंद तरीके से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का मकसद एक ही है कि मुसलमानों को उनके मज़हब से दूर कर दिया जाए। और दूर करने का तरीक़ा क्या है कि मस्जिदों को निशाना बनाओ, मदरसों को बंद कर दो, क़ब्रस्तानों पर अगर कोई बना हुआ है उसको तोड़ दो। तो यही तो चीज़ है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है, जो भारत के संविधान और हिंदुस्तान के जो इंडियन नेशनलिज्म है उसके ख़िलाफ़ जाती है। तो इसी तरह टारगेटेड एक ही समुदाय को किया जा रहा है इस आइडियोलॉजी को कामयाब करने के लिए। कोलकाता में भी इसी तरह की चीज़ें नज़र आई एयरपोर्ट पर, वहाँ भी एक मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद है, और कल जो सिद्दीकुल्ला साहब है वो तो चल पड़े थे अपने समर्थकों के साथ, उनको रोका गया। ये कहीं दिख रहा है आपको रुकता हुआ कि यहाँ ये चीज़ें रुक जाएगी? मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सियासी तौर पर, पॉलिटिकली, भारत के मुसलमान जो सबसे बड़ी अक़लियत है उनको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप बनाना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल लीडरशिप को जब तक नहीं बनाएंगे ये मसले मसाइल चलते रहेंगे। ये मस्जिद हमारी तोड़ी जा रही है, मदरसे मुसलमानों के बंद किए जा रहे हैं, क़ब्रस्तानों को बर्बाद किया जा रहा है, हिजाब को एक ख़तरे के तौर पर पेश किया जा रहा है, तालीमी इदारों को तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। ये कहाँ हैं हमारे लोग? हम सिर्फ वोट डालने वाले की मशीन बन के रह गए। आप पॉलिटिकल एजेंसी को पैदा करिए। ये जो लड़ाई है ना बीजेपी को रोकने की, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई थोड़ी है। हमारा मामला ये है कि हमको डराया जाता है। अब चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं ये पार्टी सत्ता में आ रही है, सत्ता में लाना है। कितने बार सत्ता में लाए आप? कितने बार वोट डाले और कितने बार हार भी गए वो लोग, सत्ता में नहीं आए। आपको क्या फ़ायदा हुआ? ये अहम मुद्दा है, यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जहाँ तक जो मस्जिद की बात आप कर रहे हैं एयरपोर्ट की, भाई वक्फ के क़ानून में आप कैसा कर रहे हैं इसको? किस बुनियाद पे आप तोड़ रहे हैं? चलिए, आपने जो क़ानून बनाया उसमें तो वक्फ बाय यूज़र है ना, वो पुराना वक्फ बाय यूज़र है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, उसको वो भी तो क़ानून है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। आप तो क़ानून को ही आप उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।
माने आप खुद सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं, आप खुद कानून बनाकर उसको तोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है, उनकी मस्जिदों पर हो रहा है, उनके खानखाहों पर, कब्रिस्तान पर हो रहा है, और ये सेलेक्टिव यूज़ है, तो जुल्म है पूरा। अब तो यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात हो रही है, जौहर यूनिवर्सिटी, और वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद भी है, समाजवादी पार्टी को जिताती भी रही है जनता। डीएम कह रहे हैं 15 दिन में हटा लीजिए वरना बुलडोज़र चलाएंगे। बीजेपी ख़ासतौर से आरएसएस वो कभी नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हों। दुश्मनी मुसलमानों में जो एक रुझान पड़ा है, थोड़ा वो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा नहीं, अभी भी ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा भारत में दलित आदिवासी तो मुसलमानों का है, तो उसको पसंद नहीं करते। सवाल यहाँ पर बनाने वाली, यूनिवर्सिटी बनाने वाले का नहीं है, सवाल नफरत इस बात की है कि कैसे ये लोग इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए डिग्री मुकम्मल कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड मुकम्मल कर रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, इन तमाम नामसाइब हालात के बावजूद भी जहाँ से हर तरीके से आप घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुश्मनी इस बात की है सिर्फ कि ये कैसे तालीम के इदारों को आबाद कर रहे हैं, ये तो सिर्फ जज्बाती नारे लगाते रहें, इसीलिए इन इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आज़म खान ने बनवाई, मुस्लिम है तो उनसे दुश्मनी है, यूनिवर्सिटी को भी तोड़ देंगे। आज़म खान का तो सियासी करियर ख़त्म कर दिया आपने, उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते। ये यूनिवर्सिटी, आज़म आज नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, सब दुनिया से चले जाएंगे ना, यूनिवर्सिटी तो रहेगी। ये तो कोई किसी इंसान की ज़ाती मिल्कियत थोड़ी है, ये तो एक अमानत है आने वाली नस्लों की। कितने बच्चे अगर मुसलमान वहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, किसका फ़ायदा हो रहा है? देश का ही हो रहा है ना। इतनी बड़ी आबादी है, 17 करोड़ 18 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 60% सबसे ज़्यादा अगर यूथ है किसी रिलीजन में तो मुसलमानों में है। अगर वो नौजवान पढ़ लिख रहा है तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है भाई? देश मजबूत हो रहा है ना। आप क्या हमेशा हमको मैकेनिक के तौर पर देखना चाहेंगे? आप हमेशा हमको क्या सिर्फ तरकारी और फ्रूट बेचते हुए देखना चाहेंगे? आपका मकसद क्या है फिर? अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं, भारत विकसित कैसे बनेगा अगर आप 17 करोड़ एक समुदाय पर ये सब नाइंसाफ़ी और जुल्म करते रहेंगे? अगर आपको देश से मोहब्बत है तो मोहब्बत ये तो नहीं है ना। आप सारी दुनिया में जाकर बाजा बजाते हैं विकसित भारत फुला, कहाँ विकसित भारत बनेगा? 17 करोड़ माइनॉरिटी को अगर आप मार्जिनलाइज करके रखेंगे, टारगेट करेंगे, उनको उनके मज़हब के जो उनको आज़ादी है आर्टिकल 25 में, उसके बजाय यूसीसी नाफिज करेंगे आप, तो ये सब हो रहा है। हाँ, यूसीसी अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा शादी करेगा कोई तो मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं होगा। जिसकी एक है और घर में नहीं है उसका क्या बोलेंगे? बोलिए, वो घर में नहीं है ना, पूछिए क्यों नहीं है, उसके लिए कानून बनाइए डिजर्शन के ऊपर। और ये किसने कहा कि मुसलमान 2-2 शादियां करते हैं? चलिए करवाइए सर्वे, ये जो हो रहा है सेंसस उसमें करवाइए, पूछिए, सवाल पूछिए, नहीं पूछिए सवाल भाई, आप पूछिए सबसे, कितने तुम्हारे पास बीवी है? अगर कोई मुसलमान दूसरी शादी करता है तो बीवी का हक मिलता है उसको, उसकी जायदाद में हिस्सा मिलता है, उसकी बीवी को, उसको मान सम्मान इज्जत मिलती है। और अगर कोई दूसरे समुदाय करता है, आप सेकंड वाइफ बोल सकते हो उसको, उसके हस्बैंड में हिस्सा मिल सकता है। और ये सब झूठ है। मुसलमान 2 शादी कहाँ, बताइए, डेटा दीजिए। नहीं, डेटा दीजिए। अब बात यूसीसी की, उत्तराखंड, गुजरात, आसाम, यहाँ तो लागू कर दिए। इन तीनों जगह पर अब महाराष्ट्र में कमेटी बनाए, मध्य प्रदेश में, इसमें एक बात है, सब में सिमिलरिटी क्या है? जो चेयरमैन बनाई जा रही है मोहतरमा, और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, ये दोनों हर जगह पर हैं। और क्या अब यूसीसी बना रहे हैं? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेपरेशन डिवोर्स एक्ट, ये सब आप उसको लगा रहे हैं और एक्सक्लूड दलित आदिवासी कर रहे हैं। जो हिंदू धर्म के लिए शादी करने का तरीक़ा है, हिंदू धर्म के तहत जो आपको डिवोर्स करने का तरीक़ा है, हिंदू धर्म के तहत जो प्रॉपर्टी देने का तरीक़ा है, और हिंदू धर्म में जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कैसे दूसरे मज़हब पे माने वालों पर उसको आप नाफिद कर रहे हैं? क्यों इम्पोज कर रहे हैं आप? ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है, आर्टिकल 29 का वायलेशन है। ये कहाँ यूसीसी है?
आप तो हिंदू मैरिज एक्ट को, हिंदू सक्सेशन एक्ट को आप पूरे मुल्क पे लागू कर रहे हैं, या उन स्टेट्स में लागू कर रहे हैं, और आप यूनिफॉर्म कहाँ है वो तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, आप आदिवासियों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, उनकी एक मजहबी आइडेंटिटी को वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस ना कर सकें, जो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, अब सत्र भी शुरू होने वाला है। आखिरी एक दो छोटे छोटे सवाल। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो पार्टियां हैं अब बीजेपी के साथ, भाई शिवसेना के आधे सांसद ज़्यादातर आ गए हैं, टीएमसी के आ ही गए हैं, 360 का जो आंकड़ा है वो जल्दी से छू सकती है एनडीए, और डिलिमिटेशन का जो कानून है, जो बिल है, उसको लाया जा सकता है, उसको पास कराया जा सकता है। आपको क्या राजनीतिक तौर पर नज़र आ रहा है, क्या होने वाला है सत्र में? अब पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होगा, जो हमारे पास पार्लियामेंट लोकसभा से जो बताया गया है, जो बिल्स हैं, एफसीआरए है, वो यूनिवर्सिटीज़ का कोई बिल है, इनकम टैक्स का, उसमें तो वो जो 5-6 बिल हैं वो तो मालूम हुआ, मगर ये सरकार जो है अचानक कोई बिल डाल लेती है, ये तो हमेशा इनकी आदत रही है। तो नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते, तो तैयार तो रहना पड़ेगा। आपका जो राजनीतिक तजुर्बा है वो ये क्या कह रहा है कि छू लेगी आंकड़ा एनडीए इस बार, जो पिछली बार थोड़ा कम रह गया था और माहौल बन गया है तो सब अपनी तरफ कर लिए हैं सबको? नहीं, इस बारे में कोई ख़तई तौर पर जवाब नहीं दे सकते हम। क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी नहीं मालूम, कितने लोग कुलाठी मारेंगे नहीं मालूम, कितने लोग रहेंगे नहीं मालूम। तो ये तो आगे देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच बोलना करना पड़ेगा। अभी तो ये भी खबर आ रही है कि शरद पवार भी के जो लोग हैं वो भी संपर्क में हैं। अगर महाराष्ट्र में बात करें तो एक एक पार्टी के कई कई हिस्से बन गए हैं, कोई किस तरह, कोई मुझे नहीं मालूम, और सुप्रिया सूले जो शरद पवार एनसीपी के एक बहुत बड़ी नेता हैं, एमपी हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन पार्टी के नेता मिले हैं, कल भी मिले हैं, और वो नहीं मालूम क्या है, मगर उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ऐसा कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अब ये तो उस वक्त ही पता चलेगा ना। टीएमसी वाले गए हैं और ये सब गए हैं, तो टीएमसी तो भाई देखिए, 15 साल कोई पार्टी सत्ता में रहती है और 1 महीने से कम टाइम में सब के सब कबूतरों की तरह उड़ जाते हैं, तो इसे तो अजीब व गरीब बात है। और उसमें ऐसे लोग चले गए जो हमको खड़े होकर हमको गाली देते थे, ये बी टीम है, वैसी फुला फुल, अब जाकर बैठे हैं वहीं पर। हाँ, मुझे नहीं, अब जाकर बैठे हैं। भाई ये टीएमसी वालों को पूछना चाहिए, ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि कैसे भाग गए लोग सब। ये तो सब आप ही के थे ना, जो आप पे जान निछावर करने, आप पर फूल बरसाने वाले, आप पर अपनी खून बहाने वाले क्या क्या वादे किए थे। अब ऐसा अचानक क्या हो, भाग गए पूरे। आपका भी तो बड़ा नाम आ गया था यूसुफ पठान के मामले में, उस पर बड़ा सफाई ये सब चीज़ें। छोड़िए ना अब सर, अब यूसुफ पठान का छोटा बच्चा है, हैं? पठान का बच्चा है वो, छोटा। अरे हर चीज़ में आप हमको लाते हैं बीच में। अरे तुम्हारे लोग भाग रहे हैं, बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। भाई सच्चाई तो यह है कि तुम भाग गए ना, तुम्हारी पार्टी क्यों हारी। हम तो कह रहे थे आपको, बंगाल के जो बोले हम, देखो ये हार सकती है, वो सब मजाक उड़ा है हमारा। अरे इनको सच्चाई बोलो तो इनको लगता है कि भाई ये तो हमारी तायद की नहीं कर। अरे भाई जब सच्चाई को बोल रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? इन लोगों को खुशामद पसंद लोग चाहिए, इन लोगों को सब झूठ बोलने वाले और वाह वाह करने वाले चाहिए। वो हमारी फितरत में है ही नहीं। वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बात हो रही है कि शायद ये भी सोच रही है सरकार, इसका क्या समर्थन विरोध क्या है? कि बीजेपी हर चीज़ कर सकती है। बीजेपी अचानक कोई भी बिल डालेगी और उसको स्टैम्प लगा देगी, देश के हित में है ये, इसी से देश मजबूत होगा, इसी से देश विकसित भारत हो जाएगा। कुछ भी लगा दो, बीजेपी तो कुछ भी कर देगी ना। सवाल ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, वो सोचना चाहिए। अमित शाह को लेकर आपका आया था बयान कि वो बहुत तैयारी के साथ करते हैं कुछ भी। जाहिर है, अब कोई होम मिनिस्टर एक कमेटी बनाता है, डेमोग्राफी, भारत की पॉपुलेशन उन मुकामात पर क्यों डेमोग्राफी में चेंज आया है, इतनी आबादियाँ क्यों बढ़ रही हैं, और फिर उन्होंने कह दिया उस कमीशन को, कमेटी नहीं कमीशन को,
एक जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके हेड कर रहे हैं कि आप SIR में जहाँ पर नाम नहीं आया है लोगों का फाइनल लिस्ट में, उन प्रदेशों में जाकर देखिए उन जगहों पर कैसे आबादी बढ़ी। इशारा किसकी तरफ है? इशारा डायरेक्ट मुस्लिम अक़लियत पर है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को जहन में रखिए आप। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि SIR में जिसका नाम नहीं आया फाइनल लिस्ट होने के बाद, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे, MHA को। MHA होम मिनिस्ट्री क्या करेगा? उसको अचारदान में रखेगा क्या? नहीं नहीं, वो तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाएगा। और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे शक है कि ये लोग मुस्तकबिल में NRC करना चाहेंगे। मगर एक बात हमको समझ में नहीं आती है कि आसाम में तो NRC हो गया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। हाँ, 3 करोड़ 20 लाख जनता के नाम आ गए, 19 लाख के नहीं आए, तो उनको तो सर्टिफिकेट दीजिए ना आप। 1100 करोड़ रुपये खर्चा हुआ देश का उसमें, आसाम में, उनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर जो हम देख रहे हैं कि 27 का चुनाव है, उसमें वो पूरे जी जान से जुटे हैं, और उनका यही कहना है कि उनकी पार्टी है, कोई NGO नहीं है। वो हर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, क्योंकि उनके कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं। कैमरा पर्सन फरमान के साथ इंडिया TV के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा।